से बाहर ही हूँ, हम्म। तो सबसे क्षमा ओम चाहूंगा, थोड़ा ओम विलम्ब हुआ। प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिला जी पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में। जी, आपका धन्यवाद। स्वागत है जी। देखिए, आज विषय रखा था प्राकृतिक चिकित्सा का, सर्वाइकल, कमर दर्द और रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है, विषय हमारे साथ में होता है लेकिन हम विषय से विषयांतर हो जाते हैं और वो प्रॉपर चीज को नहीं देख पाते हैं। मैं देखिए जैसे बात करना चाहूंगा, कई बार कमर दर्द जो होता है पेट की वजह से होता है। आपके कपड़े खोलो ना, दिखा पेट दिखा देते हैं। तो जैसे बहुत से लोगों का ये पेट की हम बात करते हैं, पेट बहुत आगे रहता है, उसका दबाव पीछे पर रहने लगता है। ऐसे ही कई बार हम जब एक पोजीशन में लंबे समय तक बैठते हैं तो हमारी जैसे ये पोजीशन है सर्वाइकल वाली, ये पोजीशन धीरे 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 ऐसे झुक जाती है, तो सर्वाइकल में दर्द रहने लगता है। लेडीज लंबे समय तक काम करती है, उनके कंधों में दर्द होने लगता है। तो बेसिकली क्या है, इनका सबका फंडामेंटल पेट से शुरू होता है। जैसे जैसे पेट की नर्वें कमजोर होती जाएगी, जैसे आप देखिएगा ये पेन है, ये रीढ़ की हड्डी जैसा है। इस रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर हम लोग कुछ वजन टांग देते हैं या इस पर कुछ तनाव पैदा करते हैं, तो इसके दबाव ऊपर और नीचे दो भागों पर आएगा। ये दो तरह का तनाव हमारे पेन पैदा करता है, दर्द पैदा करता है। जब तक ये लटका हुआ भाग है, मजबूत है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही ये भाग में कमजोरी आने लगती है, इसमें वजन ज्यादा बढ़ने लगता है, तो खिंचाव शुरू हो जाता है। इसी को हम पेन कहते हैं, दर्द कहते हैं। अब खिंचाव कहाँ आएगा? दोनों मुहाने पर, क्योंकि रीढ़ की हड्डी डबल एस आकार में बनी होती है, एकदम सीधी नहीं है, आगे से ऐसे टर्न लेकर के पैदा होती है। तो डबल एस आकार की में दो जगह ज्यादा टर्निंग पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट तो सर्वाइकल का, दूसरा पॉइंट होता है लंबर का। लंबर के नीचे सेक और कोसेक जो भाग होते हैं वो पास में होते हैं। जैसे हमारे ललित जी हैं, बीच में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पीछे मुड़ जाइए, पीछे मुड़िए। और जैसे ये अब सीधे आपको मैं पीठ दिख रही होगी इनकी, जी सीधे सर जी। सीधे कीजिए गर्दन। ये यहाँ से यहाँ भाग का, तो ये भाग में यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। तो कई बार यहाँ भाग मोटा हो जाता है इस भाग पर। ऐसे ही अगर ये सीधा भाग नहीं होगा तो यहाँ L4 L5 का टर्निंग पॉइंट है। जो हम्म। तनाव होता है, गड्ढा पड़ जाता है। बहुत से लोगों का आप देखिएगा इतना गड्ढा हो जाता सर है कि नहीं पैर दिखाई जल दे रही जाता है, धूप दिखाई दे रही है आपकी। सर पहले दिखाई दे रहा था। हाँ, हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। है। अभी ये दिखाई दे ये रहा है। जो भाग है, किसी किसी के पैर अंदर घुस जाता है, इतना गड्ढा पड़ जाता है ये वाले भाग में। यहाँ तो यहाँ तनाव हुआ और यहाँ तनाव हुआ। यहाँ भी आप देखेंगे कई बार यहाँ फूल जाता है, मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये सर्वाइकल का है। अब इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा? यहाँ के भाग को सीधा करने के, कमर के भाग को सीधा करने का पेट से भी रिलेटेड होता है। तो जैसे पेट में श्वास भरी अंदर, ये श्वास भरी तो 2 इंच का फर्क आ गया इनके। समझ में आया? देखा आपने? जैसे ही श्वास ली, अब अंदर करिए पेट को, ये सीधी कीजिए गर्दन। ये जैसे ही हमने पेट को अंदर किया और ये भाग सीधा हो गया। तो कई बार जो हम पेट की क्रियाएं करते हैं, पेट की वजह से बीमारियां पैदा होती है। वो सर्वाइकल की हो या लंबर रीजन की हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो। तो पेट को अंदर रखने की हमको प्रक्रिया रखनी चाहिए, कमर दर्द के साथ साथ। दूसरे ऐसे आसन करने चाहिए जो रिलैक्सेशन आसन हो। रिलैक्सेशन आसन मतलब क्या होता है? हमारे कंधे पर ब्लड की सप्लाई ज्यादा बढ़ाए। तो ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए 2-3 फार्मूले, एक कुर्सी लिया हमने, 2-3 फार्मूले हैं जिनसे हम लोग नीचे पलंग पर या आप जहां आसन कर रहे हो वहां लेट करके पैरों को ऊपर कर दे। पवन मुक्तासन की स्थिति। अब पवन मुक्तासन की स्थिति में क्या होता है? जैसे हम लोग पवन मुक्तासन करते हैं, जैसे ये पवन मुक्तासन किया तो हमने क्या किया? ग्रिप बनाई। ये ग्रिप बनाने से जो पूरा तनाव है वो पीठ पे चला जाता है।
तो कई बार दर्द पीठ में बढ़ जाता है, कमर में बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम हाथ नहीं लगाएंगे और पेट पे ऐसे पैरों को चिपकाएंगे तो ये प्रभाव पूरे पेट पर रहेगा। ये प्रभाव पेट पर आने से रीढ़ की हड्डी में बहुत फायदा देता है, बहुत मजबूती देता है। इसकी मजबूती से पेट की जो आंतें हैं, जो पेट के लंबर के रीजन के भाग हैं, वो सब मजबूत होने लगते हैं। मजबूत होकर के इतने अच्छे काम करते हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है, तो हमारा दर्द उससे चला जाता है। अब देखिए, जैसे एक कुर्सी मंगवाई है मैंने, इस कुर्सी को आप ऐसे लगाइएगा। ये जैसे कुर्सी है, मैं पलंग पे सो रहा हूं तो ऐसे, नीचे सो रहा हूं तो ऐसे। अब इसमें आराम से इस पैर को रखेगा। तो जिनको ज्यादा तकलीफ है कमर में, पीठ में, उनके लिए इससे बढ़िया कोई आसन नहीं, रिलैक्सेशन पोजीशन। क्योंकि ये नाभि के नीचे के भाग में जैसे जैसे तनाव होने लगता है, दर्द हमारा ऊपर का बढ़ने लगता है। ये आप 5 से 10 मिनट इस आसन में लेटने का प्रयास कीजिए। इस आसन से रिलैक्सेशन पोजीशन आपकी धीरे धीरे बनने लगी। दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। वो चीजें दो वाली है। दो क्या है? एक तो लंबे समय तक की बैठने की पोजीशन, दूसरा ऐसी चीजें जो यूरिक एसिड को बढ़ाए। तो यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए हम लोग चाय के साथ में कोई चीज यूज करते हैं, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, पोहा, यानी दूध के मिश्रण के साथ में कोई भी नमक का प्रयोग किया जाता है, तो वो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने का सबसे बड़ा काम करता है, वो दर्द पैदा करता है। इसलिए हमेशा दूध के साथ के जो भी प्रोडक्ट हो, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स में आप जो पीते हो, नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने चलन बना रखा है नमक का यूज करना। जब भी हम नमकीन खाएंगे तो या तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, चाय पियेंगे, या दूध के कोई आइटम लेंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उनको चाय के साथ बिस्किट, पोहा, ये इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी के प्रयोग करते हैं। आज यह मौसम बहुत ठीक नहीं है। मिट्टी के प्रयोग, जैसे पेट पर मिट्टी का प्रयोग, कमर पर मिट्टी का प्रयोग, सर्वाइकल पर मिट्टी का प्रयोग, ये प्रयोग बहुत अच्छे लाभकारी होते हैं। मिट्टी का प्रयोग किया, उसके बाद मिट्टी सूख जाती है, 20-25 मिनट में उसको धो करके थोड़ा तेल की मालिश की। मालिश के बाद उसी मिट्टी से सेक करते हैं, गर्म से, तो वहां से जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल चला जाता है। हम लोग जो आसन करते हैं नियमितता से, उसमें एक पवन मुक्तासन तो है ही हमारा, लेकिन हम कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सर्वाइकल वालों के लिए वो प्राणायाम की विधि को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे? हम लोग जैसे कपालभाति करते हैं, कपालभाति करते समय क्या करते हैं हम लोग? ज्यादातर ज्ञान मुद्रा लगा करके करते हैं। तो अभी जिनकी 50 साल से ऊपर की उम्र है, उनको ज्ञान मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको शक्ति मुद्रा लगानी चाहिए। ये शक्ति मुद्रा है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में पेशाब की समस्याएं ज्यादा होने लगती है। अब आजकल तो बुढ़ापा तो आता ही नहीं है, 30-40 साल के बाद ही पेशाब की समस्याएं होने लगती है। पेशाब में 3-4 समस्याएं होती है, केवल एक समस्या नहीं, 3-4 समस्याएं क्या है? जैसे पेशाब का फोर्स ही कम हो गया, पेशाब की कंट्रोलिंग पावर कम हो गई, पेशाब दिन की जगह रात में आने लगा, थोड़ा थोड़ा आने लगा, उसकी धार बदलने लगी, बिखरा हुआ आने लगा, इसके अलावा स्मेल वाला आने लगा, किसी को झाग वाला आने लगा, किसी को कलर वाला आने लगा। ऐसे पेशाब की ये हजारों चीज है देखने की। लेकिन मोटा मोटा अगर प्रतिदिन देखें
तो पेशाब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फोर्स का कम हो जाना, उसमें प्रेशर का कमजोर हो जाना। तो प्रेशर का अगर कमजोरी हो रहा है तो सर्वाइकल में हो, चाहे लंबर में हो, चाहे कमर में हो, चाहे घुटने में हो, सब में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी और उसका प्रभाव हार्ट पर पड़ेगा, उसका प्रभाव लंग्स पर पड़ेगा, उसका प्रभाव किडनी पर पड़ेगा। किडनी से फिल्ट्रेशन की क्रियाओं में परिवर्तन आएगा तो जो विटामिन से मिनरल्स है उन पर प्रभाव पड़ेगा। विटामिन और मिनरल्स में जो दिमाग में कैलकुलेशन होने की स्थिति बनती है, धीरे धीरे वो कैलकुलेशन कमजोर होगा तो स्मरण शक्ति पर पड़ेगा, बुद्धि शक्ति पर पड़ेगा, याददाश्त पर पड़ेगा, विजन पर पड़ेगा, सुनने की क्षमताओं पर पड़ेगा। जब हमारे अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स में परिवर्तन होंगे तो मल सूखने लगेगा, पत्थर की तरह कठोर होने लगेगा, चलने फिरने में समस्याएं होंगी, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का इम्बैलेंस होने लगेगा। यानी एक चीज हमारे हजारों चीजों को पैदा करती है और हम बीमार के बीमार ही रह जाते हैं। फिर कहते हैं हमारे समस्याएं बहुत है। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा समग्र विकास की बात करके काम करते। तो हम लोग जैसे शक्ति मुद्रा लगाते हैं, शक्ति मुद्रा लगाकर आपने देखा होगा 90-99% लोग कपालभाति करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, जो भी करेंगे वो एक ही पोजीशन पे। जैसे अनुलोम विलोम किया, यही पोजीशन है। कपालभाति की, यही पोजीशन। तो इनसे फायदे उतने नहीं हो पाते, ये जड़ मूर्खता की ओर ले जाता आदमी को। हमको क्या करना है, इसको समग्र विकास की ओर बढ़ाना है। तो जब भी कपालभाति करें, फिल्ट्रेशन की क्रिया को बढ़ाते हुए चारों दिशाओं में अप एंड डाउन में करें। इससे क्या होगा, जो गर्दन की समस्या है आपकी, थायराइड हो, पीछे पैराथायराइड वाला हो, सर्वाइकल हो, वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। यहाँ दिमाग के जो स्क्रू ढीले हो रहे हैं, जो बात बात पे नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है, सुनने की क्षमता कम होती है, वो भी इससे ठीक होने लगेगी। तो जब भी आप प्राणायाम करो, समझ में आया होगा। अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इन प्रक्रियाओं के करने से गर्दन की जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सब पावर में आ जाएगी। तो आपके जो थायराइड की समस्या है, थायराइड में पैराथायराइड की समस्या है, ग्लोटिंग समस्या है, गटकने की समस्या है, लिम्फ नोड की समस्या है, वो सब इससे ठीक होने लगी। पीछे का भाग में जो तनाव रहने लग रहा है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत जल्दी आता है और बहुत पावरफुल आता है। तो ये आप शक्ति मुद्रा लगा करके की। इसके अलावा कुछ खान पीन की ऐसी चीजें हैं जिनको हमको ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कई बार जैसे मन के गादियां ये खिसक जाती है, कोई कहता दब जाती है, कोई कहता खिसक जाती है, कोई कहता ऊपर नीचे हो जाती है, कोई कहता गैप आ जाता है। कहानियां बहुत है, लेकिन गादियों में ऐसा होता क्यों है? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी पोजीशन। कौन सी पोजीशन? बैठने की पोजीशन। तो जब भी आपको लगे कि मेरा नर्वस सिस्टम कमजोर होता जा रहा है, मेरी क्षमताएं कम होती जा रही है, तो क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आसनों का अभ्यास करिए। मैं देखता हूं 90% लोग अब आसन नहीं करते हैं, केवल प्राणों को बढ़ाते हैं। बैठे बैठे बूढ़े बुजुर्ग लोग जितने भी हैं आप देखिएगा, उनसे कुछ घूमा नहीं जाता, चला नहीं जाता, लेकिन बैठे बैठे प्राणायाम करते रहे। प्राणायाम ऐसे करने से नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जब प्राकृतिक चिकित्सा देखते हैं, योग देखते हैं, योग में चौथा नंबर प्राणायाम का आता है, तीसरा नंबर आसन का आता है, और यम और नियम दो पहले की कहानियां।
जब तक आप शरीर को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, उसमें प्राणों को मत बैठाइए, क्योंकि आपने प्राणों को लंबा कर लिया तो मरने में समस्या आएगी। शरीर साथ नहीं देगा, शरीर कोमा में चला जाएगा और आपके प्राण निकलेंगे नहीं तो बरसों आप कोमा में निकाल सकते हैं। इसलिए प्राणायाम को कम कीजिए, शरीर को सुदृढ़ बनाइए, तो उसमें आसनों का अभ्यास कीजिए। आसन जरूरी नहीं खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, जो आप चाहें। बैठने वाले आसन भी कर सकते हैं, खड़े रहने वाले आसन भी कर सकते हैं, कठिन आसन भी है, सरल आसन भी है। बैठने के ही आसन बहुत है अपने। आप सिद्धासन में बैठ जाइए, कमलासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। आप पोजीशन चेंज कीजिए, आसन में बैठिए, वज्रासन में। अभ्यास है ये भी, आधा घंटा अभ्यास कीजिएगा। आपको लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी का आसन में बैठने का अभ्यास कीजिए। बैठ तो रही है, पर आपने देखा होगा इस आसन में बैठ गए, गोमुख आसन कर लिया, ये भी तो एक आसन का अभ्यास हो गया। लंस के लिए, सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए बढ़िया आसन, पोजीशन चेंज कर लिया। और इन आसनों को भाग भाग के नहीं करना ना, आराम से कीजिएगा। पोजीशन को बनाइएगा और आराम से कीजिएगा। ये ली। अब ये आसनों के अभ्यास में समस्या नहीं है, तो हमको ये सब चीजें सामान्यतः कब करनी पड़ेगी? जब बैलेंस होगा। एक और बात जो आपसे बहुत बड़ी बात है, देखिए ये आसन अर्धमध्येंद्रासन, पोजीशन चेंज, सामान्य आसन है, ये अर्धमध्येंद्रासन कर दिया। बहुत कम आसन है, लेकिन अगर आपका दिमाग का बैलेंस नहीं है तो आप ये सब चीज कर नहीं पाएंगे। तो दिमाग का बैलेंस कैसे चेक हो? सबसे बड़ा आसन तो ये है। आप में से सब आसन करते होंगे, सभी आसन करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप तो सुबह जल्दी जाग जाते हैं, खूब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खूब घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छा करते हैं। तो किसी को पता है क्या हम लोग दिमाग का बैलेंस कैसे चेक करें कि इसका दिमाग ठिकाने है या नहीं, या दिमाग सही है कि नहीं? कोई बता सकता है? आवाज आ रही है पंत साहब मेरी? पंत साहब? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। हाँ, तो मैं योग से थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ सभी से कि हमारा दिमाग बैलेंस में है कि नहीं, उसका कैसे पता लगे? कोई बता सकता है कि कैसे पता लगाए उस आदमी का कि इसका दिमाग बैलेंस में है या नहीं है, बहुत तनाव में है? बताइए कोई। सर, ध्यान लगाने की शक्ति से। अच्छा, और दूसरा जो है, या कोई यदि प्रश्न प्राण है रोकने तो की आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, है? एकदम। कोई प्रश्न यदि कर रहा है सामने हाँ, वाले से, तो उसका आंसर एकदम सही दे है, इससे ही पता लगता है वो बैलेंस मिला है। यदि वो एकदम गलत देता है तो समझ लो उसका डिस्टर्ब है। और कोई? सर, अगर हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पूर्ण रूप से चल रही है, हम दोनों नासिका को चेक कर सकते हैं। दोनों नासिका से अगर श्वास पर्याप्त मात्रा में अगर हमारी चल रही है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक है। ठीक है, और कोई? या फिर उसका सांस रोकने की क्षमता से। जी, ठीक है, और कोई? और कोई है जो उनके पास जवाब है इसका? हाँ जी, जिसकी मेमोरी ठीक हो और जो गुस्सा वगैरह ना करता हो, सारे उसके अंदर प्रॉपर गुण हो। जी, एक और कोई? आसन हमारा ऐसा है जिस पर हम पैर इधर रख करके यदि हम सीधा होते हैं और यदि मैं गिरता नहीं हूं तो मैं सोच सकता हूं कि मेरा मन स्थिर है। जी, और कोई? और कोई है? हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, जब ये सब चीजें सम हो जाती हैं और हमें कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाती, तब हम समझते हैं मन संतुलित है। जी, और कोई?
हाँ जी सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा जो विचार है इससे अलग है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि पहला सुख तो आपके हाथ में है, अपनी काया का ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे। दूसरा सुख माया, वो भी आपके हाथ में है सर। आपने बचपन में कितनी मेहनत करी है, किस तरह से आपने करा है, तो माया आपको जितनी चाहिए उतनी तो जरूर मिलेगी। अगर काया भी आपने अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा, बचपन में ध्यान नहीं रखा और आज के दिन भी ध्यान नहीं रख रहे हो, तो काया भी ठीक नहीं रहेगी, वो भी आपके हाथ में। माया भी आपके हाथ में है। और तीसरा आपने कहा गुणवंती नारी, वो भी आपके हाथ में है। नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है सर, मैं जो प्रश्न पूछ सर रहा एक हूँ। मिनट, बात विचार खत्म कर लूं, उसके बाद आप जी बताइएगा। जी। किस तरह से आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, वो रेसिप्रोकेट होती है सर। और हर एक आदमी में गुण होते हैं सर, जी लेकिन जैसे आप कल्टीवेट करेंगे वैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जी। और ऐसे ही आपके पुत्र के बारे में है। हम जब सब लोग अपने पोते के लिए तो सब कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, लेकिन जब हमारे पुत्र और पुत्रियां थी तब हमारे पास टाइम नहीं था उनके लिए। हमने तब उस समय हमने संस्कार नहीं दिए, तब हमने उनको बेसिकली उनको उनके लिए हमने नहीं, खिलौने ला के विषय दिए। ये नहीं है सर, अभी थोड़ा सा आप गलत विषय पे चले गए हैं। स्मरण हमारा शक्ति ठीक होना है जी, स्मरण शक्ति ठीक होना है। भूलने की आदत होती है, स्मरण शक्ति ठीक होना है। नहीं, एक मिनट तभी सर, बैलेंस कर बात सकते खत्म हैं। कर लूं, उसके बाद आप जरूर मेरे ऊपर नहीं, कमेंट लेकिन कीजिए। आपने बहुत लंबा खींच लिया ना, आप तो प्रवचन करने लग गए। अभी ये क्लास है, प्रवचन का समय नहीं है। देखिए, अ, विषय अपना चले जाएंगे, मेरा तो एक विषय था। जैसे डॉक्टर आपकी साहब, इच्छा, उसमें मेरा कोई जी डॉक्टर साहब, छेल बिहारी जी, जी आप हाँ, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी हैं, सिंगापुर से जुड़े हुए हैं। जी। डॉक्टर साहब, प्रेम प्रकाश जी, आप बाद में टिप्पणी आप कर लीजिएगा, इस समय डॉक्टर साहब का अपना ये पूरा कर लें। देखिए, हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, उसमें जो शुरू के जो 5 आसन हैं वो दिमाग को बैलेंसिंग करने वाले आसन है, 5 आसन, जिसमें 3 आसन तो प्रमुखता से दिमाग को ही बैलेंस करते हैं, वो पैरों को बैलेंस नहीं है। जिसमें आपने देखा होगा, पहला आसन कौन सा है? मान लो वृक्षासन हम लोग कर रहे हैं। ये वृक्षासन दिमाग को बैलेंस करने के लिए, यदि आपका वृक्षासन से दिमाग, आप वृक्षासन कर पा रहे हैं ये, तो आपका दिमाग बैलेंस में है। आप रेगुलरिटी में दिमाग खड़े होकर के बैलेंस कर रहे हैं, ये वृक्षासन की पोजीशन आपकी। आपको समझ में आ रहा है? पोजीशन चेंज करके कर लेंगे। ये वृक्षासन है। ये आप आसन प्रॉपर कर पा रहे हैं, वृक्षासन वाला। आप जो ताड़ासन की स्थिति में खड़े होकर के पंजों को, एड़ियों को या ऊपर कर लेते हैं, ये पोजीशन सामान्यतः ये आसन आपके दिमाग को बैलेंस करने वाला आसन। गरुड़ासन, आप एक पैर पर खड़े होकर के गरुड़ासन की स्थिति बनाते हैं, बैलेंस रखते हैं। ये गरुड़ासन आपके दिमाग को बैलेंस करने वाला आसन। ये आसन नीचे, ये 3 आसन आपके दिमाग को, मेमोरी को बैलेंस करते हैं। अगर आप बैलेंस बना लेते हैं तो ये आसन आपके दिमाग के लिए सेटलमेंट है। अगर नहीं बन रहा है तो क्या करना चाहिए? हमको हमारे पेट की जो आगे की भाग है, 2 नलिकाएं निकली हुई है, उनको बैलेंस करना चाहिए। उनको बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ी आसन, खड़े होकर के जो हम ये जॉगिंग करते हैं, ये वाली जॉगिंग आपको शुरू करनी चाहिए। ये हमारे पैरों को बैलेंस करने के अलावा दिमाग को सेटलमेंट करती है ये, और ये दर्द में भी काम करती है। कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, उन सब में ये काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि घुटने के दर्द में यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं,
वो पॉइंट वर्किंग करते हैं। एक और चीज, हमेशा दर्द कब होता है? जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब आप सब लोग कहेंगे हम तो पानी खूब पीते हैं जी, 3 लीटर पानी पीते हैं। तो ज्यादातर तो हम डेड पानी पीते हैं, जिसको आरओ का पानी कह दें, मशीन का पानी कह दें। 90% बड़े बड़े घरों में आरओ का पानी। तो 3 लीटर पानी पीने से काम नहीं चलता है, वो तो पीना ही नहीं चाहिए बेसिकली। लेकिन सब लोग पीते हैं, गाड़ियों में भी जाते हैं तो आरओ का ही पानी लेते हैं, बिस्लरी का पानी लेते हैं, बंद पानी लेते हैं। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप नल का पानी लीजिए या बाहर का ओपन पानी लीजिए जिसमें हवा हो, पानी में हवा हो। उस पानी से कभी बीमार नहीं पड़ता है। नहीं हो तो 50-50 कर लीजिए। आपने देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी में जो हमारा प्रेशर होता है, जब हम पैदा होते हैं तो 300 से 400 के बीच में होता है ब्लड प्रेशर हमारा रीढ़ की हड्डी में। क्योंकि सब जगह प्रेशर होता है, आंख में भी प्रेशर होता है। कई बार आपने ऑपरेशन कराया होगा तो आंख का प्रेशर भी चेक किया होगा डॉक्टर साहब ने। तो रीढ़ की हड्डी का प्रेशर अलग होता है, भुजा का प्रेशर अलग होता है, आंख का प्रेशर अलग होता है, ब्रेन का प्रेशर अलग होता है। ऐसे ही सभी पार्टों का लगभग लगभग प्रेशर अलग अलग। ऐसे ही पार्टों के पीएच भी अलग अलग होते हैं। तो उम्र के हिसाब से 50 साल की उम्र के बाद में हमारा पानी का लेवल कमजोर हो जाता है। आपने देखा होगा कभी आरओ का पानी पीजिए आप, तो आरओ का पानी ज्यादातर पेट में डालने के बाद नीचे चला जाता है और वो पेशाब लाता है। बहुत से लोग जो रेगुलरिटी में ज्यादा पानी पीते हैं उनके नीचे के भाग में बल कम हो जाता है, उनको हर्निया की समस्या होने लगती है। उनके वाटर का पानी का लेवल नीचे ज्यादा बढ़ जाता है तो हाइड्रोसिल की समस्या होने लगती है। उनके नीचे के भाग में पानी का लेवल चढ़ा जाता है तो पैरों में सूजन होने की समस्या होने लगती है, पैर मोटे होने लगते हैं। इसलिए पानी का प्रयोग, एक तो आप सामान्यतः साधारण पानी का प्रयोग कीजिए जिसमें हवा का मिश्रण हो, हवा निकली हुई नहीं हो और डेड पानी नहीं हो। क्योंकि जितने भी आरओ के प्लांट से और उनसे पानी जो निकलता है वो डेड पानी निकलता है। तब तो आजकल बाजार में मशीनें भी आ गई, चेक कर लीजिए। बुढ़ापे में कभी भी 3 लीटर पानी के चक्कर में मत रहिए। यानी कि 50 साल की अगर एज हो गई आपकी तो आप 3 लीटर पानी के चक्कर में मत रहिए कि मैं 3 लीटर पानी पीऊंगा। क्योंकि 3 लीटर पानी पीने से फिर आपको यूरिन का बार बार जाना पड़ेगा, तो बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है उसका इम्बेलेंस हो जाएगा, जो सबसे खतरनाक है। इसलिए हमने क्या एक फार्मूला बना रखा है, पानी बराबर 1 गिलास पानी बराबर क्या। तो जैसे छाछ का 1 गिलास 4 गिलास पानी के बराबर होता है। जो आरओ का पानी आप पीते हैं 1 गिलास छाछ पी लीजिए, वो बराबर होगा। 1 गिलास नारियल का पानी, नारियल के पानी में 1 गिलास में आधा नींबू डाल करके पीजिएगा, वो 4 गिलास पानी के बराबर होता है। 1 गिलास मौसमी का जूस, वो 4 गिलास पानी के बराबर होता है। 10 से 12 मुनक्का बड़ी दाल, वो 4 गिलास पानी के बराबर होता है। 1 गिलास लौकी और खीरे का मिक्स जूस, वो 4 गिलास पानी के बराबर होता है। 1 गिलास तरबूज का जूस, वो 4 गिलास पानी के बराबर होता है। 1 गिलास कद्दू का बड़ा भाई पैंठा, जिसका आगरे से नाम से आगरे का पैठा बनता है, 1 गिलास बराबर 4 गिलास पानी, वो हमारा पैठे का रस होता है। ऐसी तो आपको 4 लीटर 4 गिलास पानी की अपेक्षा 1 गिलास पानी में वो पूरी पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसलिए ज्यादा लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा चीज को नहीं लेकर के कम चीज से भी पूर्ति कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उम्र के हिसाब से अगर पानी का ज्यादा रेशा जाएगा तो यूरिन के भाग में बार बार जाना पड़ेगा। कई बार प्यास नहीं लगती, कई बार पानी सूट नहीं होता, कई बार पानी से पेट फूल जाता है, कई बार पानी पीने से भी मुंह सूखने लग जाता है। ये सब समस्याएं होती हैं। इसलिए उस चीज को ध्यान में रख करके हमारा ब्लड में से रस का छनाव प्रॉपर होना चाहिए।
जो हम बात करते हैं ना, ग्रीस सूख गया हमारा, कार्टिलेज कमजोर पड़ गए। ये कमजोर कैसे पड़ गए? क्योंकि रक्त में से जब रस छनता है उसमें से रस निकलता है, क्योंकि यहाँ जैसे घुटनों में रस चला गया तो घुटनों का दर्द होना शुरू हुआ, तो हम कहते हैं हमारे रस नहीं है साहब, डॉक्टर साहब ने कहा घुसाव हो गया है तो ऑपरेशन ही करना पड़े। तो यहाँ से ब्लड की जो सप्लाई होने वाली है उसमें से रस जो छन करके आता है वो ग्रीस कहलाता है। तो इसलिए कहीं भराने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीस में भरा के लाया था मेरी मम्मी ने, पहले बचपन में तो भरा दिया था, मुझे दुकान का नंबर याद नहीं रहा, कौन सी दुकान से कहाँ भरवाना था वो मैं भूल गया। इसलिए हमारे यहाँ घुटने में अगर ग्रीस खत्म हो गया तो ब्लड के सर्कुलेशन को यहाँ बढ़ा देते हैं। तो हम जो मिट्टी का लेप करते हैं, ललित जी मिट्टी का अगर हो लिया, कोई मिट्टी की पट्टी या लेप लिया, मिट्टी का लेप किया, उसने यहाँ क्रिस्टलों को तोड़ दिया। क्योंकि आपको पता है ब्लड में नमक ज्यादा होता है, यानी नमक खारा होता है। आप ब्लड को चेक करेंगे खारा होगा, तो जहां फिल्ट्रेशन प्लांट है, जैसे चाय छानने की चालनी है, उस चाय से चाय बनती है, लेकिन वही चाय चालनी में जब अटक जाती है तो चाय को नहीं जाने देती। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उस चाय को चम्मच से हिला देते हैं, फिर चाय निकलने लगी। तो जहां हमारे जॉइंट है, कमर में जॉइंट है, घुटने में जॉइंट है, हाथों में जॉइंट है, ये सब जॉइंट है, यहाँ पर धीरे धीरे रसों का मामला कमजोर हो जाता है, यानी ब्लड के छनने की प्रक्रिया में अवरोध पैदा हो जाता है। तो रस का स्राव, जो ब्लड में से रस छन करके जाता, वो यहाँ नहीं पहुंच पाता, इसलिए आवाज होती है, सूजन होती है और धीरे धीरे किसाव होता है। तो हम यहाँ जैसे ब्लड की सप्लाई को यहाँ अच्छा करना है तो हम मिट्टी का लेप लगाएंगे। मिट्टी का लेप क्या करता है, उसको खींच करके क्रिस्टलों को तोड़ देता है। एक तो हम तोड़ते हैं, एक मिट्टी ऑटोमेटिक तोड़ती है, क्योंकि मिट्टी माँ है। माँ क्या काम करती है, दो काम करती है, बिगड़ेल बच्चे के चाटे लगा करके ठीक करना, और जो बिल्कुल कमजोर है उसको पोषण देके नया बनाना। आपने देखा होगा, माँ दो बच्चे हों, मजबूत बच्चे हैं, उसके दो चाटे लगाती है, डांटती रहती है, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है, और जो दुबला है पतला है उसको दूध पिला देगी, उसको मिठाई दे देगी, उसको ज्यादा पोषण देगी। तो ऐसे ही जब हमारे बगड़ेल बच्चे यानी अंग जो बूढ़े हो जाए, कमजोर हो जाए, उनको हम मिट्टी का स्नेहन कर दें, मिट्टी से उसको प्यार से लेप दें, पोतते हैं, और जैसे उसको प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, वो खुश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ये चीजें हमारे यहाँ सेट हो जाती है। तो जैसे हम लेप किया, मालिश किया, और उस पार्ट को हमने मिट्टी का सेक किया। मिट्टी की हमारी क्या बेसिकली क्या, मिट्टी क्या है, 28 तरह की औषधियां उसमें मिली हुई है। वो औषधियां क्या करती है, क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाती है। जैसे ये मिट्टी के प्रयोग है, ये मिट्टी है। अब ये चाहें तो ललित जी थोड़ा सा यहाँ लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं मालिश। ये मिट्टी है, ये भिगो करके रखी हुई है मैंने। जैसे मैं यहाँ भी ये लगा लिया मैंने, तो जो भी पार्ट आपका बूढ़ा हो रहा है, जैसे स्मरण शक्ति बूढ़ी हो रही है, याद नहीं रह रहा, बेटा तेरा नाम क्या है 3 बार पूछ लिया, मोबाइल कहाँ रखा है पता नहीं, जूते कहाँ खोले हैं पता नहीं, घर से निकले सब्जी मंडी के लिए, पहुंच गए अनाज मंडी, लेने के आया था, अच्छा उसने 500 रुपए दिए या 100 रुपए दिए, मैं भूल गया। ये सब चीजें क्या है, हमारे दिमाग की नसों को कमजोर करता है। तो स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, गति शक्ति, उन सब चीजों को ये बैलेंस कर देती है मिट्टी माँ। तो जैसे हम घुटने की बात करेंगे कि जैसे घुटने में दर्द है, अब आप देखेंगे 90% जो लोगों को घुटने के दर्द है, अगर यूरिन से संबंधित दर्द होगा तो केवल यहाँ होगा। और जैसे आप देखेंगे लेडीजों का ये भाग बढ़ने लग जाएगा, ये पूरा भाग, ये वाला भाग आप देखेंगे, कभी नोट करेंगे तो वह कहेंगे कि ये भाग बढ़ गया है, यानी यूरिन की नसें यहाँ पर धीरे धीरे टाइट होने लगी। तो हमको केवल इसी भाग का इलाज करना है, तो यूरिन का भी इलाज करना होगा, क्योंकि यहाँ से करने से ही कुछ नहीं होगा। इसलिए जो पार्ट हमारे बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये घुटने हैं, यहाँ पर रस आना चाहिए, तो हम यहाँ इस पार्ट पर मिट्टी का लेप लगा देंगे। मिट्टी का लेप जहां क्रिस्टल इकट्ठे होते जा रहे हैं ब्लड के ही, जो रस को आगे नहीं जाने दे रहे, उसको वो तोड़ के रख देती है। अब हमारा ब्लड का हमने तोड़ तो दिए, लेकिन ब्लड में प्रेशर ही नहीं है उतना यहाँ, क्योंकि केवल हमने तो ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर किनका बढ़ता है, जिनका यूरिन का प्रेशर कमजोर हो जाए, मोशन का प्रेशर कमजोर हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वो ब्लड प्रेशर को ही रोकते रहते हैं।
कभी वो यूरिन के प्रेशर को नहीं बढ़ाना चाहते, कभी वो मोशन के प्रेशर को नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं। अगर आपका हम दोनों प्रेशर तेज कर दें, ब्लड का प्रेशर तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो दोनों प्रेशर यानी यूरिन का प्रेशर और मोशन का प्रेशर। अब इन प्रेशरों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा भूमिका लीवर की होती है। हमको तो पता ही नहीं है लीवर कैसे काम करता, हम तो सोच रहे थे पानी कम पीता हूं इसलिए मेरा प्रेशर नहीं आ रहा है, तो वो 4 लीटर सुबह सुबह ही पीने लग जाता है। और एक दो बार गलती से आ भी गया प्रेशर तो वो बावड़ा ही हो जाता है आदमी का, नहीं पानी पियो, प्रेशर लाओ, थोड़ा बीड़ी पी ले प्रेशर आ जाए, सिगरेट पी ले प्रेशर आ जाए, 2-4 बार चाय का छौंक लगा लिया और कभी अदरक डाल के कभी इलायची डाल के, बोले प्रेशर ला के छोड़ूंगा। इससे नहीं आएगा, इससे तो मूर्खता है। जो ये दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या है, जब स्क्रू ढीला हो जाए तो सबसे पहले इसको टाइट कर लेते हैं। ये लेप लगाया, ये बैलेंस कर देगा, अब इससे काम नहीं चलेगा। तो जब भी आपको यूरिन का और मोशन का प्रेशर कमजोर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ का प्रेशर तो फिर भी नहीं बढ़ा, यहाँ का प्रेशर तो बैलेंस नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करा देते हैं। इसमें अगर प्रेशर कमजोर है तो नाशपाती का प्रयोग बहुत बढ़िया होता है। वनस्पति भी कहते हैं, नाशपाती कहते हैं, हरा रंग की आती है। उसका बड़ा भाई छोटे भाई भी है, उनके संतानें हैं 2-3, जिसको बब्बू कहते हैं, नाक कहते हैं, दिल्ली में सब जगह मिलता है। लेकिन नाशपाती मेन है, जो माँ है इन सब की। नाशपाती का प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है यूरिन की प्रॉब्लम में, प्रेशर की प्रॉब्लम में। उसका मुकाबला नहीं है किसी से। कठोर होती है इसलिए बहुत लोग खाते नहीं है उसको, लेकिन तो जूस बना करके यूज कर सकते हैं। दांतों के दर्द के लिए सबसे बढ़िया होती है नाशपाती, जिनके दांतों में दर्द है, बिल्कुल सड़ गए हैं, डॉक्टर कह रहा है कि अब ये हटाने पड़ेंगे, आप 4-5 दिन नाशपाती के जूस पर आइएगा, आपके 30-40 हजार रुपए का बचत तो होगी। इसके अलावा आपकी ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। ओरिजिनलिटी में अगर 30,000 रुपए आप नकली लगाने में खर्च करने हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि 30,000 रुपए ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा में खर्च कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा केवल पढ़ने की चिकित्सा नहीं है, गुणने की चिकित्सा है, डूबने की चिकित्सा है, आनंद लेने की चिकित्सा है। इसलिए जिनके कमर में दर्द है, हम ये लेप लगा देते हैं, क्योंकि इसमें 28 औषधियां मिली हुई है जो क्रमाकुंचन की गति को बढ़ा दे। अब ये क्रमाकुंचन की गति क्या है, जो ग्लैंड का मतलब होती है ग्रांट, ग्रंथि, जो ग्लैंड होगी वो छोटी होगी बड़ी होगी, चाहे लीवर की हो, चाहे गाल ब्लैडर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे पैनक्रियाज की हो, चाहे गले की हो, दिमाग की हो। आपने 9 तरह की ग्लैंड होती है वैसे बॉडी के अंदर। जैसे कहते हैं दिमाग में गांठ बन गई है, फल गई है, फूल गई है, कहते हैं गला मोटा हो गया है, बढ़ गया है, फैल गया है, फूल गया है, लीवर बढ़ गया है, छोटा हो गया है, किडनी छोटी हो गई है, बड़ी हो गई। ग्लैंड, उन ग्लैंडों को ये मिट्टी का प्रयोग छोटा और बड़ा कर देता है। सेक्सुअल ग्लैंड छोटी होती है, बड़ी होती है, ब्रेस्ट की ग्लैंड छोटी होती, बड़ी होती है। जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो मिट्टी के साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि इस मिट्टी में आपने देखा होगा छुई मुई का प्रयोग किया कभी, छुई मुई के पत्ते पर हाथ लगाते छोटा हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो सामान्य हो जाती है। कचनार के पत्ते, तो हम लोग ये कैंप लगाते हैं पूरी देश दुनिया में। मुझे निकले हुए उदयपुर से 14 तारीख हो गई, 14 से अभी मैं 7-6 को उदयपुर पहुंचूंगा, फिर 6 से बाद में फिर हमारी यात्रा हो जाएगी तो प्राकृतिक चिकित्सा की। तो मिट्टी के प्रयोग भी इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं, जल के प्रयोग भी बहुत अच्छे काम करते हैं, आकाश के प्रयोग भी बहुत अच्छे काम करते हैं। आकाश का मतलब हम लोग समझते नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आकाश का मतलब होता है उपवास, और आकाश का मतलब होता है पिता। यानी जब पिता के पास जाना होता है तो हम लोग भोजन की मात्राओं को कम कर देते हैं और धीरे धीरे हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो ईश्वर के पास पहुंचने का हमारा सशक्त माध्यम पैदा हो जाता है। ईश्वर के निकट पहुंचने लगते हैं। उपवास कोई अलग एक समय भोजन करके, कोई जल पे रह करके, कोई फलों पर रह करके, कोई जूस पे रह करके, अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास है।
कोई एक दिन का उपवास, कोई नमक के साथ, कोई हरे के साथ, कोई पीले के साथ, कोई सफेद के साथ, ऐसे बहुत तरह के उपवास हैं। उनका कभी समय मिलेगा तो हम यूज करेंगे। आज थोड़ा सा एक विषय है हमारा दर्द का विषय, एक विषय है हमारा कार्टिलेज का विषय, एक विषय है हमारा सर्वाइकल का विषय, लंबर का विषय, रीढ़ की हड्डी के दर्दों का विषय। तो हमारी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए पीछे के आसन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की नर्व, जो पेट की नर्व है ये वाली, यहाँ पर 2 हड्डियां निकलती है, मांसपेशियां कहते हैं उनको, ये बीच का भाग है। क्योंकि पेट के 9 भाग होते हैं। ये हम पेट के 9 भाग को तय कैसे करते हैं? ये यहाँ 2 डंडे हैं, ये यहाँ नाभि से 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे एक डंडा और खींच देते हैं। अब ये 9 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 भाग हमारे आगे के इंडिकेट नहीं करते, पीछे के भाग को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर हमारा ये 2 नंबर का भाग खाना है, इधर वाला, ये किडनी को इंडिकेटेड करेगा, यानी किडनी पीछे होती है और ये भाग के खाने के यहाँ उनका प्रभाव आता है। अगर ये नीचे के भाग हैं दोनों, ये नड़े होते हैं हमारे, जो महिलाएं जैसे बाल बच्चा पैदा करती है, यूरिन के नड़े, ये नड़े में अगर हमारी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पेन हो रहा है, तो यूरिन का भाग रुका हुआ है। यहाँ ऊपर वाला भाग में पेन हो रहा है, ये गैस्ट्रिक का पेन है। ये वाला भाग है लीवर का पेन है, ये वाला भाग है पेनक्रियाज का पेन है। ऐसे हमारे 9 भाग होते हैं पेट के अंदर, तो इंडिकेटेड करके तो उसके फिल्ट्रेशन की क्रिया कमजोर हो जाती है। कई बार जब किडनी बढ़ जाती है, आप बहुत पानी पीते हैं तो किडनी फूल जाती है, तो उसमें छानने का जो प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर नहीं बनता। देखिए आप बहुत से लोगों को खूब पानी पीते हैं तो यूरिन में प्रेशर नहीं आता, धार मोटी हो जाती है। धार मोटी होने से क्या होता है, पेशाब कंट्रोलिंग कम हो जाता, रोक नहीं पाता, वो बीमारी है, क्योंकि उसने नर्व सिस्टम को लूज कर लिया। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जब कई बार हम ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, यूरिन नहीं कर पाते हैं, कारण रहता है सुविधा नहीं मिलती है, ऐसे 5-10 लोग बैठे हैं, उठ के नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे जैसे ही वो कंट्रोलिंग कम होने लगता है और एक ग्लैंड का वाल बंद हो जाता है, जिसको प्रोस्टेट का हम बाल कहते हैं। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो एक्चुअली में बाल है, नल का जैसे टी होती है ना, ऐसे टी है वो। टी फिर क्या है, उसमें जो करंट से चलती है वो, यानी हमारी ग्लैंडों में ज्यादातर इंटरनल कनेक्शन है जो भावनाओं से चलती है। जैसे हमारे मन में सेक्स की भावना आई तो हमने सेक्स कर लिया, हमारे मन में कुछ प्यार आया, उत्तेजना आई, तो हार्ट का लेवल जो है हमारा बहुत अच्छा हो गया। आपने मेरे चंदन लगाया, चंदन में आपने कपूर डाल करके अच्छा सा उसको लगाया, तब मेरे भाव बदल गए। मेरे आपने माला पहनाई, मोगरे की माला, गुलाब की माला, हजारे की माला, उसकी मैंने खुशबू ली, मेरे भाव बदल गए। तो हमारी हार्ट की, हमारे दिमाग की, हमारे मन की गतियों को हवाएं बदलती है, और हवाएं खुशबू वाली हो तो मनमोहित कर देती है, वातावरण को चेंज कर देती है। इसलिए कहते हैं अच्छी हवा में रहना चाहिए। अच्छी हवा सत्संग की हवा हो, अच्छी हवा अच्छे लोगों के साथ की हवा हो, ये सब हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। तो जब आपको बहुत डिप्रेशन हो, बहुत तनाव में हो, बहुत आपको सूझ नहीं रहा हो, एकांकीपन लग रहा हो कि घर में भी मैं सब तो है लेकिन मैं फिर भी अकेला हूं, अकेली हूं, ऐसा लगता हो, तो मंदिर में फूलों का प्रयोग कीजिए। और फूलों का प्रयोग केवल खुद ही करोगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे फूल हों जो खुशबू पैदा करें। हाथ में लेकर के आप भी उसको जब आनंद लेकर के प्रभु के समर्पित करेंगे तो आप भी पुण्यवान हो जाएंगे। आपको मंत्र मुग्धता करेगी, खुशबू दिमाग को चेंज करेगी और आपका दर्द चला जाएगा। इसलिए खुशबुओं से इलाज होता है। मैंने 30 चिकित्सा में ऐसी किताबें लिखी है, प्राकृतिक चिकित्सा की 30 बुक्स। वो 30 बुक्स में ये सब चीजें हैं कि रावण के 10 सिर हैं, तो मैंने तो देखे नहीं 10 सिर थे, लेकिन 10 तंत्र होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कंकाल तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है,
स्केलेटल तंत्र होता है, सर्कुलेशन तंत्र होता है, एंडोक्राइन तंत्र होता है, आपने पढ़ी होगी सब साइंस वाले। 10 तंत्र रावण के मजबूत थे, तो ऐसे वो रावण 10 सिर वाला था, जिसके 10 तंत्र मजबूत हो वो 10 सिर वाला। ऐसे ही हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसके सारे तंत्र, पेशाब का तंत्र, पाचन का तंत्र, उत्सर्जन का तंत्र, सारे तंत्र मजबूत हो, वो 10 सिर वाला हो गया। तो आप तंत्रों को मजबूत कर लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा से होंगे तो योग से होंगे आपको। ऐसा मेरा थोड़ा सा मत है। आपने मेरी जो किताबें हैं वो भी इस तरह की किताबें, यूट्यूब चैनल पर भी ये सब चीजें लिखी हुई है। वो जो 30 किताबें लिखी है प्राकृतिक चिकित्सा पे, वो उसी तरह की किताब है। क्या हो जाए मुझको कोई बीमारी पैसे के बल पर बोलता है, जवानी की कुछ मेहनत को बड़े रौब के साथ बोलता है, मैं पहले बहुत कसरत करता। तो हमारा ज्ञान, बुद्धि और विवेक जो काम करता है वो ईश्वरी चिकित्सा से काम करता है। तो हम लोग छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, क्योंकि मैंने आज समय ज्यादा ले लिया है। कमर दर्द, घुटना दर्द के लिए रसों का बैलेंस करना चाहिए। तो रस का बैलेंस करने के लिए रसों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी आपको, पानी की मात्रा नहीं, क्योंकि पानी का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है। छाछ में डालोगे तो छाछ का ही भाग बढ़ाएगा, दारू की बोतल में डालोगे तो दारू को बढ़ाएगा, उसको दूध में डालोगे तो दूध का ही बढ़ाएगा। पानी का अपना कोई सिस्टम नहीं है। आपने मौसमी में डाल दिया, मौसमी के भाग बढ़ा दिया। इसलिए ईश्वर क्या कहता है कि आपने जो बोया है उसी को हम बढ़ाएंगे, छोटा नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। आपने बदबू डाली है, हवा आएगी बदबू को ही लेके जाएगी, अपना कुछ नहीं मिलाएगी उसमें। आपने अगर खुशबू डाली है तो खुशबू को लेके जाएगी, अपना कुछ नहीं डालेगी। इसलिए आपके कर्मों के भाग को आपको भोगने हैं। आप क्या डाल रहे हैं, दूसरे को क्या डाल रहे हैं, उसको और बढ़ाएगी। ईश्वर की यही कृपा है। जैसे आपके मन में श्रद्धा उमड़ रही है तो आपकी श्रद्धा को बढ़ाने के लोग मिल जाएंगे। आप में नेगेटिवता हो रही है, नेगेटिव लोग मिल जाएंगे आपको। अरे कि तू तो बहुत बड़ी आदमी है, 2-4 मर्डर से कुछ नहीं होता साहब, 50-60 मर्डर करने वाला तो मसीहा हो जाता है। आपको मिलेंगे वो लोग, आपको दान करने वाले लोग मिल जाएंगे। अरे दान एक से दिन में क्या होता है साहब, दिन में 4 बार दान करना चाहिए, वो भी मिलेंगे। पुण्य आपके उदय होंगे तो आपको ऐसे ही होंगे। आपकी नकारात्मकता पैदा करेगी तो प्रकृति आपका उसी तरह से सहयोग करके उसी तरह के लोगों के साथ जोड़ना शुरू कर देगी। इसलिए ईश्वर की जो 5 चीजें हैं, 5 चीजें से जो शरीर बना है ना, आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनका कोई रोल नहीं है। आपने मिट्टी में जो बीज डाला है उसको 100 गुना करके ही देना है। तो इसलिए सावधान हो जाइए, केवल दर्द की कहानी पर मत जाइए, क्योंकि दर्द को मिटाने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे आपके पास। और नहीं मिटे तो कंचन सेवा संस्थान में आप पधारेंगे तो आपका हम लोग दर्द का निवारण करेंगे। पूरी देश दुनिया में हम कैंप लगाते हैं, 10 देशों में काम है हमारा। हम पूरी दलबल के साथ, पूरी टीम के साथ आएंगे। आप कैंप में आप शामिल हो जाइएगा, मेरा नंबर लीजिएगा। आज मैं आपको ऑनलाइन, यहाँ कैंप चल रहा है लातूर में, महाराष्ट्र में। अभी कलकत्ता कैंप करके आया था, फिर छत्तीसगढ़ में था, इसके बाद में राजस्थान के बाड़मेर में था। हमारा पूरा क्रम, जीवन क्रम इसी तरह से चलता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा की 30 किताबें जो मैंने लिखी, उनमें ये सब चीजें आपको मिलेगी जो वर्तमान की स्थितियों ठीक नहीं है। जैसे मोटापे का एक वीडियो देखना आप, क्योंकि मोटापे में हम क्या करते हैं, ज्यादातर 5 चीजों का प्रयोग करते हैं मोटापे में। क्या है 5 चीज? सुबह सुबह ही गर्म पानी का प्रयोग, थोड़ा पैसा आ गया तो नींबू डालने का प्रयोग, थोड़ा और पैसा आ गया तो शहद डालने का प्रयोग, भूखे मरने का प्रयोग, अरे तू बहुत खाता है भूखा रहकर, और पृथ्वी के चक्कर लगाने का प्रयोग। बहुत मेहनत कराएंगे, उस जिम करा लेंगे, एरोबिक्स करा लेंगे, 1 घंटा उसको वर्गिंग कराएंगे। मैंने आज तक पतला होता हुआ नहीं देखा। कोई 1-8 किलो वजन कम हो गया तो पता लगा चेहरा पे चक्का के कर लिया ठीक उसने, वो चिकित्सा नहीं कहलाती, उसको मूर्खता कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि कहाँ का वजन कम करना है, क्योंकि वजन 5 जगह से बढ़ता है, थाई से बढ़ता है, हिप से बढ़ता है, पेट से बढ़ता है, ब्रेस्ट से बढ़ता है, गले से। कौन सा वजन कम करना है? ये 5 चीजें कौन सा वजन को कम करती है? ये नहीं करती है। हमको गलत डायल करा के लोग बात, कौन करा के हमको पता नहीं। हम लोग उस वर्तमान को
उस समय को चेंज करना चाहते हैं, पुरानी कैसेट है इसको बदलना चाहते हैं, अभी एक बार नई कैसेट लगाए। क्योंकि मोटापा जैसे 5 जगह से बढ़ता है, उसके 5 कारण होते हैं, 5 पटेल होते हैं, पैसा, पैखाना, पसीना, पीरियड, पुरुष। अब 5 जगह से आपका अगर पीरियड्स का कमजोरी है तो थाई से बढ़ना शुरू होगा। आप देखिए बहुत सी लेडीजों की केवल थाई बढ़ रही है। अब बताइए थाई भूखे मरने से, नींबू पानी से, दौड़ने से कम कैसे होगी? नहीं होगी। किसी के हिप ही बढ़ रहे हैं, सब ठीक है, हिप बढ़ रहे हैं। कई आदमियों के देखिए केवल पेट की टमी बाहर आ रही है, जांघें पतली पड़ गई है, सीना पतला पड़ गया है, पत्नी भी खाने को नहीं देती, पता नहीं ये क्यों मोटे होते जा रहे हैं। केवल पेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पेट? यूरिन की वजह से बढ़ रहा है। यानी जो पे होता है ना, पैसा, पैखाना, प्रश्वास, पसीना, पीरियड और पुरुष शक्ति, इन 5 पटेलों के कारण है। तो पे को ही ठीक करिए। मान लो पेशाब की वजह से, पैखाना यानी लेटरिन की वजह से, तो हिप बढ़ेंगे आपके, उनके रोल नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक अलग विषय है, इसको नए सिरे से हम लोग स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कंचन सेवा संस्थान, आप YouTube चैनल पे जाएंगे, कंचन सेवा संस्थान लिखेंगे, आप गूगल पे कंचन सेवा संस्थान लिखेंगे, हमारी पूरी कुंडली आएगी आपके सामने। तो अगर आपके यहाँ लगता है ऐसा कि जो हताश, निराश, ऐसा है, वर्षों से बीमार, जो वर्षों से योग कर रहा है, क्योंकि योग में खराबी नहीं है, हम उसको सही गुरु नहीं मिला उस योग को सही ढंग से स्थापित करने के लिए। केवल आसन कर लेना ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शरीर 2 चीजों से बना है, पुरुष और प्रकृति। या यूं कहे योग और प्राकृतिक से। योग क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस है जो शरीर को सही तरह से संचालित करने का काम करता है। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या? इसको बनाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के बाल सफेद आते हैं, यानी बाल तो उग रहे हैं लेकिन सफेद हो रहे हैं, यानी कलर नहीं है नीचे। तो कलर नीचे नहीं डाल के हम ऊपर डाल लेते हैं, अलग बात है। लेकिन हम लोग कलर डाल दें अंदर तो बाल उगेंगे, तो सफेद उगेंगे थोड़ी, काले उगेंगे। तो काले उगाने के लिए अंदर प्रिंट डालनी पड़ेगी। आपने कंप्यूटर में प्रिंट डाला है जब भी तो लाल आ रहा है, कभी काला आ रहा है, कभी पीला आ रहा है, प्रिंट हटी और व्हाइट का व्हाइट। तो हम प्रिंट को बदल लें, ये प्राकृतिक चिकित्सा में संभव है। इस मिट्टी का प्रयोग हम बालों में भी लगाते हैं। जिनको बालों की समस्या है, रूखा है, लंबे नहीं हो रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, काले नहीं हो रहे हैं, जिनका सर्वगुण संपन्न ये मिट्टी का प्रयोग हम पूरे देश दुनिया में करते हैं। दिल्ली में भी कई कैंप लगाए और हमारे पूरे दुनिया भर में कैंप रहते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार, योग के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग काम करते हैं। आज विजयानंद जी के अवसर से पंत साहब ने हमको मौका दिया, आप सब लोगों से मिलने का सुअवसर दिया, सौभाग्य दिया। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने बाबूजी को बीच में टोक दिया से उनसे क्षमा चाहता हूं कि मैं तो बहुत छोटा हूं उम्र में, लेकिन मैं थोड़ा सा समय के मर्यादा के साथ उनको मैंने बोल दिया। बाबूजी मुझे क्षमा करेंगे। नहीं, एक्चुअली क्षमा नहीं मांगनी चाहिए सर आपसे। आप बहुत मतलब नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ हृदय से, आप मुझे माफ करेंगे और मैं आपके नंबर लेकर के मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। मेरा नंबर मैं बहुत अच्छे, मैं बहुत आखिर में आपने कहा बहुत अच्छा सर आपका है, और मैं तो आपके साथ जुड़ना चाहूंगा सर। नहीं, जुड़िएगा। कंचन सेवा संस्थान का मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ, क्योंकि हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में एक हनुमान जी का भी बड़ा मंदिर बना रहे हैं 84 फीट का। उसमें अभी 21 फीट की एक गदा बनी है। ये मंदिर है, ये 84 फीट का 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं। तो आप जब भी उदयपुर में आएंगे दर्शन करेंगे और यहाँ के सभी लोग यहाँ पर उदयपुर में आएंगे और कंचन सेवा से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक मैं हृदय पर एक छोटी सी पंक्तियां सुना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैंने एक हार्ट पर एक आर्टिकल लिखा सर, क्या आदमी को जब हार्ट की बीमारी हो जाती है तो वो कैसा लगता है, उसको कैसा हो जाता है और उसके मन की क्या प्रक्रिया है, उसको मैंने लिखा है ना समझ हृदय। कि हृदय रोगों की माया जैसे जैसे पैसा आया बढ़ती चली गई। हृदय रोगों की माया जैसे जैसे पैसा आया बढ़ती चली गई। दिन रात की कमाई डॉक्टरों की जेब में भरी गई। दुखी जिंदगी की सुनहरी धूप 50 साल तक पैसे कमाने में उलझ गई। जब पैसा आ गया तो जीने की चाह मचल गई।
कौन जीना चाहता है जिसके पास पैसा आ गया? लेकिन इधर बीमारी की फिरंगी चाल चल रही, इधर बीमारी की फिरंगी चाल, घर वालों के बुरे हाल, कोसने, फटकारने, डराने, समझाने, बातूनों का अलग अलग जाल। आप 4 शब्द है, कोसने। घर वाले क्या करते हैं, बड़े होंगे जब माता पिता होंगे वो डांटते रहते, अरे साहब सुनता ही नहीं था, घर से गाड़ी लेके निकलता था, बाजार में चटर मटर खाता था, अब बीमारी हो गई, अब भुगत। अरे इस बात क्या करे इस नालायक से, इतना समझाया, ये मत कर वो मत कर, फिर भी पता नहीं है क्यों ऐसा करता है। फटकारने, डराने, अरे हमारे बुआ जी को हार्ट की तकलीफ हुई थी भाई साहब, हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंची बेचारी, रास्ते में। एक और हमारे चाचा जी को हुए थे भाई साहब, 3 लाख रुपए लगाए, ऑपरेशन कराया, अब ठीक है, अपना काम कर रहे। एक हमारे बाबूजी का कराया, बाबूजी टेबल पे ही 2 लाख भी गए, टेबल पे गए। तो आदमी वो पड़ा पड़ा सोचता है कि मैं बुआ बनूंगा, चाचा बनूंगा, क्या बनूंगा, ये भगवान, मेरा भी कुछ पता नहीं है। तो कोसने, फटकारने, डराने, समझाने, बातूनों का अलग अलग जाल, डर के, घबरा के, नींद को सो दूर, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, इस बेहाल बेकरार दिल का उपचार। कोई खाने पर पाबंदी लगावे, कोई जीने का तरीका समझावे, हर कोई मुझे डरावे, धमकावे और ऑपरेशन की नींव पर हार्ट को टिकावे। ये मैंने एक हार्ट की भूमिका है। फिर उसके बाद में हार्ट की कहानी लिखी है, क्या हो जाए मुझको बीमारी पैसों के बल पर तोलता है, जवानी की कुछ मेहनत को बड़े रौब के साथ बोलता है, मैं पहले बहुत कसरत करता, अब नहीं करता हूं। अरे भैया पहले की बातें चली गई। वर्तमान में जिन्होंने शरीर को वर्तमान के साथ में साधा है वही जिया है, इसके बाद कुछ नहीं। धूम्रपान के डंडे से शरीर में संचालित गति को बढ़ाते हैं, ये गति बढ़ाने का ही तो है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, गांजा जैसे टिकाऊ और बुद्धि को मिटाऊ पदार्थों से। तो ऐसा ये बहुत बड़ा एक आर्टिकल है, कभी समय मिलेगा तो इसको भी जुड़ेंगे। हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए, अलग अलग विषय के हमारे थोड़े से विषय अलग है। मोटापे के लिए हम लोग चाहे जितना पतला कर सकते हैं, क्योंकि मोटे वाले आदमी को हम खूब खिला, वो खाएगा और पतला हो जाए नया सिस्टम से। तो आप लोगों ने सुअवसर दिया, पंत साहब का बहुत आभार, जिन्होंने आज आपके साथ में सबको जोड़ करके, बहुत देश दुनिया से लोगों को जोड़ करके एक पुष्प गुच्छ बनाया। और पतंजलि की महिला इकाई का आभार, जिन्होंने हम सबको बांधे रखा है और लोगों से जोड़ने का एक सुअवसर प्रदान करते हैं। सभी का आभार। अच्छी जानकारी दी, बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे से आपने समझाया, सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। कुछ लोग अगर क्वेश्चंस रखना चाहते हैं तो एक एक करके क्वेश्चंस रखें। जी।